किसको चाहिए शीट पोस्टर में सेकंड निकालते हैं किसी का नहीं पोस्ट बेसिक है हेलो हेलो गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सारों को कैन यू हियर मी बेटा जी मैम ओके थैंक यू Okay, now today's lecture is about
ड्रग ओवरडोज। ठीक हो क्या? गुड इवनिंग अबीबा। Alright, today's topic is about overdose. So far we have finished with ये कैसे निकालूं मैं इसको, ये देखो क्या हो गया। Alright. Ouch. Now the general information about overdose is, OD is overdose, right? Overdose and poisoning. The patient ingests more than the recommended amount of one or more drug, leading to altered neurologic, respiratory और cardiac function. जब कोई अपने क्या कहते हैं ओवरडोज ले लेगा तो गुड इवनिंग मैम इफ़ा। बेटा आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? हेलो, अच्छा जवाब दो। यस नो में जवाब दे दो। जी मैम, तो रोनाल्ड ने कहा, लुबना ने कहा। यस मैम, क्लियर, लाउड एंड क्लियर। ओके, ठीक है। सो जो ओवरडोज पॉइजनिंग है वो कोई भी चीज़ का इंसान जो अपने रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा ले ले वो आपके न्यूरो के सिस्टम में रेस्पिरेटरी और कार्डियक फंक्शन को ऑल्टर कर देता है। ठीक है, वालेकुम सलाम। ठीक है, सो OD is usually an intentional, deliberate ingestion of one or more drugs. Deliberately वो ले लेता है, deliberately का मतलब जानबूझ के, ठीक है, जानबूझ के ओवरडोज कर ले उसको हम डिलिबरेट कहते हैं। इंटेंशनली वो जानबूझ कर वो ऐसे कर रहा है कि ज्यादा डोज ले रहे हैं। ठीक हो गया। Poisoning is usually an accidental ingestion of a single drug. ठीक है, अब पॉइजनिंग जो है, पॉइजनिंग में और आप जो इंटेंशनली ले लेते हो उसमें दो बातें आ जाती हैं। इंटेंशनली जानबूझ के ले रहे हो और पॉइजनिंग जो है अमूमन एक्सीडेंटल हो जाती है। एक्सीडेंटल आप ज़रूरत से एक्सीडेंटली आप सिंगल डोज किसी भी चीज़ का ऐसे ले लेते हो जिससे आप वाकिफ नहीं हो, ठीक है, तो उसको हम पॉइजनिंग कहेंगे। ठीक है क्या? The following information should be obtained during the drug history. ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी ड्रग हिस्ट्री मालूम करें। किस किस्म टाइप ऑफ ड्रग, किस किस्म का ड्रग था वो, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ले ली, पूरी बोतल ले ली, आधी बोतल ले ली, कुछ गोलियां ज़्यादा खा ली, सो फोर्थ। टाइम सिंस इंजेक्शन, किस टाइम पे उसने लिया था। ठीक है, आपको इसको रफली बता सकते हैं कि अभी सुबह 8 बजे तो अभी मुझसे मिल के गए हैं, और या फिर दोपहर को 12 बजे मुझे सलाम करके और सारा अपनी मिल मिला के गए हैं, और यानी कि अभी आपने 1 बजे या 2 बजे जब उसका दरवाज़ा नॉक किया तो पता चला कि वो डोज लेके अनकॉन्शियस पड़ा हुआ। तो इससे आप रफली आइडिया लगा सकते हो कि पेशेंट ने किस टाइम पर ये दवाई ली होगी। ठीक है, क्योंकि 12 बजे तो आपको मिल के गए हैं, तो वो 1 और 2 के दरमियान में कहीं उसने दवाई खाई है। सो यू कैन गिव द टाइमिंग। इनिशियल साइन एंड सिम्टम्स में शुरू में आपको क्या लगेगा, अगर पॉइजनिंग है, अगर उसने ड्रग
ऐसी दवाई ले ली है जो उसको रिएक्शन कर गई है, पॉइजन कर गई है, तो उसमें आप उसके इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स बताओगे कि उसको कैसे साइंस सिम्टम्स उसके हुए। अंडरलाइंग डिजीजेस, इससे पहले उसके अंडरलाइंग डिजीजेस में क्या क्या कुछ हो सकता है, डायबिटीज था, हाइपरटेंशन था, सिरोसिस था, कैंसर था, किस किस्म की उसको डिजीज थी। अदर ड्रग्स रूटीनली टेकन में कि उसकी रूटीन में कौन कौन सी दवाइयाँ आती थी। ठीक है, आपका चली गई, आपको बुलाना था मैंने। सो ये थी बात। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 15% ऑफ ऑल क्रिटिकल केयर एडमिशंस जो आते हैं कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ओडी ओवरडोज एंड पॉइजनिंग। ओवरडोज वो है जो कि इंटेंशनली लिया गया है, पॉइजनिंग वो जो सिंगल डोज उसने ले लिया, उसको नहीं पता था। ठीक है, सो जो 15% है क्रिटिकल केयर के जो एडमिशन कैन बी एट्रीब्यूटेड, देन जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट स्टाफ है must be thoroughly acknowledgeable about the treatment and complications of overdose and to ensure patient survival। ठीक हो गया। सो जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट स्टाफ है जो इमरजेंसी में काम करते हैं उनको थॉरो किस्म की उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर इस किस्म का पेशेंट आ जाता है तो उसको हमने किस तरीके से सर्वाइव करना है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को, उसको सारों को कैसे हमने ट्रीट करना है, एकदम फौरन उसको क्या करना चाहिए। Prognosis depend on the type and amount of drug ingested and the spread of medical interventions। ठीक है, अब उसकी प्रोग्नोसिस जो है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है कि किस टाइप की और कितने अमाउंट की ड्रग उसने ली है और उसका मेडिकल इंटरवेंशन में उसका स्पीड कितना है, यानी कि दवाई कितनी स्पीडली काम करेगी पेशेंट के सिस्टम पे, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम है। ठीक है, ओके, पेशेंट में मिनिमाइज और एक्सजेनरेट the amount of drug ingested, especially in intentional OD। यानी कि वो पेशेंट में भी मिनिमाइज जो अमाउंट ऑफ ड्रग उसने लिया है उसको किस तरीके से थोड़ा सा कम किया जा सकता है। ठीक है, खासकर वो दवाइयाँ जो कि इंटेंशनली उसने ली, ओवरडोज, जानबूझ के उसने ओवरडोज लिया। ठीक है, बाज तो ऐसे लोग होते हैं जो ओवरडोज लेके जब उनको पता लगता है मैं मरने लगा हूँ तो वो भागे भागे आते हैं मुझे बचाओ मैं मर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर जो लोग ओवरडोज जानबूझ कर ले लेते हैं और आप एकदम टाइम पे पहुंच जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि इस दवाई को हमने किस तरीके से एकदम ठीक करना है। The effect of injected substances, अब वो जो इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं सच एज हेरोइन एंड नारकोटिक्स हैं, कैन बी रिवर्स्ड विद एन एंटीडोट। ठीक है, अब एंटीडोट का नाम नैलोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है। ठीक है, सो आपने क्या करना है कि आपने जो लोग अपने आप को इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में ले लेते हैं, उनका एंटीडोट मौजूद है। The effect of injected substances can be treated with, अब को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, एक्टिवेट कारकोल के साथ, if the drug is absorbed by कारकोल। कारकोल भी एक मजेदार दवाई है। ठीक है, काली सी वो आपको बोतल नजर आ रही है साथ पड़ी हुई। ठीक है, अब इसमें इंजेक्शन फॉर्म में भी है, टैबलेट फॉर्म में भी है, कैप्सूल फॉर्म में भी होता है। सो ये आप इसको यूज कर सकते हैं। देन इंड्यूस्ड एमिसिस और गैस्ट्रिक आवाज। इंड्यूस्ड एमिसिस क्या होता है, इंड्यूस्ड एमिसिस जिससे वो वॉमिट करते हैं।
ठीक है। वो ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे क्या होता है कि पेशेंट वोमिट कर दे और वोमिट कर या फिर उसको उसका पेट साफ करना पड़ेगा। ठीक है। वालेकुम सलाम अस्मा खान, आ गई हो? ठीक है। या फिर उसको लवाज गैस्ट्रिक लवाज करना पड़ेगा इफ द ड्रग इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय कारकोल। ये सिर्फ उस सूरत में होगा अगर उसने जो कारकोल जो उसको दिया गया उसको उसने ठीक से एब्जॉर्ब ना किया हो। तो ये दिया जाता है ताकि ये सारी ये जो पॉइजन है इसको ये एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है। सो अगर वो नहीं दिया, अगर वो नहीं अब्जॉर्ब हुआ तो फिर आप क्या करोगे, उसको उल्टी करवाओगे या फिर उसके एनजी ट्यूब पास करके उसका पेट साफ कर दोगे। The cataratic to spread the charcoal through the gut. अब ये भी उसने बताया कि किस तरीके से आप उसको स्पीड टू थ्रू द गट में आप किस तरीके से उसको कर सकते हो। आप उसको इंजेक्ट जो थ्रू एनजी ट्यूब से भी उसको स्पीडली आप कर सकते हैं। द होल बाउल इरिगेशन द ड्रग इज सस्टेन्ड रिलीज। द होल बाउल इरिगेशन, पूरा बाउल इरिगेशन तो कैसे करेंगे? एक तो आपने स्टमक वॉश कर दिया तो एक थ्रू एनमा के जरिए ही होगा सारा, ताकि वो सारा कुछ निकल जाए, सारा जहर निकल जाए एब्जॉर्ब होने से पहले। Hypac syrup. It is safest and the most effective means to induce emesis. अब ये जो सिरप इन्होंने बताया है, ये इन्होंने कहा है कि सबसे सेफेस्ट और इफेक्टिव तरीका है उल्टी कराने का। होम रेमेडीज में भी यूजफुल इन इनइफेक्टिव। ठीक है। जो लोग घरों में होम रेमेडीज करते हैं वो शायद इतना इफेक्टिव ना हो। Patient must have a gag reflex and level of consciousness should not be depressed when administering the syrup or aspirating में आकर एस्पिरेशन में आकर। ठीक है। ऐसा ना हो कि वो एक तो उन्होंने बताया कि गैग रिफ्लेक्स भी अच्छा है, वो मुंह में गले में उंगली मारते हैं और उंगली मारने से वो क्या होता है, पेशेंट उल्टी कर देता है। एक्सक्यूज मी मैम, वो अटेंडेंस शीट एक्सक्यूज मी नहीं सुना मेरी बात उन्होंने। पेन पेंसिल भी नहीं। ओके ठीक है क्या? और यूएसएससी दोनों इकट्ठे ही थी। ओके, यहाँ तक सुन लिया। ठीक है। इट इज नॉट बी डिप्रेस्ड व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग द सिरप। ठीक है। अगर उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है शुड नॉट बी डिप्रेस्ड, यानी कि वो गैग रिफ्लेक्स कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो भी किसी भी तरह डिप्रेस हो रहा हो, क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा कि पेशेंट जो है वो एस्पिरेट कर सकता है। ठीक है। एस्पिरेट कर लिया फिर एक और मुसीबत। सो ऑल पीपल हु इंटेंशनली, जो जानबूझ के ओवरडोज ले लेते हैं, शुड बी रेफर्ड टू अ साइकेट्रिक एवेल्युएशन। जरूर उनके दिमाग खराब हो रहे हैं जिनको साइकेट्रिक एवेल्युएशन के लिए फिर भेजना पड़ता है। बिफोर डिस्चार्ज शुड बी एवेल्युएटेड बिफोर डिस्चार्ज। वो लोग जो आते हैं हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ओवरडोज के साथ, वो जो जानबूझ के दवाई लेते हैं, इट्स नॉट द पॉइजनिंग। ठीक है, इट्स द ओवरडोज। सो जो ऐसे पेशेंट आ जाते हैं उनको आपने ट्रीट कर लिया, होश आ गए, ठीक हो गए, अब डिस्चार्ज होने लगे, तो डिस्चार्ज होने से पहले जरूरी है कि उनको एक दफा साइकेट्रिक को दिखा दिया जाए, ताकि पता लगे कि भी ये नेक्स्ट टाइम भी ऐसा करेगा कि नहीं करेगा। देन बी अवेयर दैट द पेशेंट मे रिपीट दिस सुसाइडल अटेम्प्ट व्हाइल
हॉस्पिटलाइज। इस किस्म के मरीजों से को बड़े ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है क्योंकि कोई पता नहीं है इनका कि ये फिर से ये दोबारा से मरने की कोशिश जरूर करेंगे। तो इन लोगों को साइकेट्रिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। ठीक हो गया? ओके। कॉजेस क्या हो सकते हैं इसके? सुसाइड, एक्सक्यूज मी मैम, वो क्या कहते हैं, चलो आगे। ठीक हो गया? देन सुसाइडल और अटेंशन सीकिंग गेस्चर। ठीक है? इसमें कॉज में आप देख सकते हो कि एक तो वो लोग होते हैं जो सुसाइडल होते हैं। सुसाइडल कौन होता है? सुसाइडल वो होते हैं जो कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरीके से हमें मौका मिले और हम सुसाइड करें, राइट? या फिर वो लोग होते हैं जो कि अटेंशन सीकिंग गेस्चर, अटेंशन सीकिंग गेस्चर वो होते हैं जो कि किसी को उन्होंने देखा और उनको अंदाजा हो गया कि भी चलो ठीक है, ये ऐसे गेस्चर्स क्या होते हैं ये, ठीक है? मेरा ये ठीक है। आप लोग बोल सकते हो, मेरी आवाज आ सकती है आप लोगों की? हेलो हसमा, आपको मेरी हैंड फ्री अगर लगाई हो तो मेरी आवाज आएगी? किसने हैंड फ्री लगाई है मुझे सुने? इफ्रा लगाती होती है, इफ्रा ने भी नहीं लगाई होगी। इफ्रा ये हैंड फ्री लगाती होती है, मेरी भी आवाज सुन ले। हबीबा, हबीबा लगा लो। हेलो आसमा बेटा, आवाज स्टक है मैम, मेरी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज कैसे स्टक हो सकती है? आवाज नहीं, मेरी आवाज तो आपको आ रही होगी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। चलो फिर रहने दो। ठीक हो गया? बहरहाल ये अटेंशन सीकिंग गेस्चर वो होते हैं जो कि देखते रहते हैं कहीं से हमें कोई मौका मिले और हम कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचा सके। फिर एक होता है कि मेरी तो आ रही है ना, आप लोगों की नहीं आ रही मुझे। चलो खैर है, कोई बात नहीं। एक्सीडेंटल इंजेक्शन जो है ऑफ ड्रग्स प्राइमरीली बाय द चिल्ड्रन। अब एक्सीडेंटल इंजेक्शन जो है ऑफ ड्रग्स, ये जो बच्चे हैं ना, आप लोग वो तो अपनी जो दवाइयाँ हैं उनको पहुंच से दूर रखो, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि वो एक्सीडेंटली क्या करते हैं, दवाई निकाल के खा लेते हैं कि मामा ये स्वीट मीठी वाली, चाहे आप लोग उनको रोज में वो एक विटामिन सी के टैबलेट्स देते हो, वो जो खट्टी मीठी सी होती है, ठीक है? तो बच्चे बाजू बात समझते हैं कि ये शायद ये वो है, तो वो आपकी दवाई खा लेते हैं, तो ये एक्सीडेंटल इंजेक्शन है, ड्रग्स है, ठीक है? खासकर बच्चों की वजह से, तो ये भी एक पॉइजनिंग है। नॉलेज डेफिसिट है रिगार्डिंग डोजिंग ऑफ प्रिस्क्राइब ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका उनको पता नहीं होता, डॉक्टर ने कुछ डोज दिया होता है और वो कुछ डोज खा रहे होते हैं,
डॉक्टर ने कहा ये आपने आधी गोली दिन में एक दफा खानी है, वो क्या करते हैं दिन में 2 दफा 2 गोलियां खा जाते हैं कि नहीं, डॉक्टर ने कहा था 2 गोली खानी है ना। इस तरीके से भी हो जाता है, क्योंकि नॉलेज डेफिसिट है, नॉलेज डेफिसिट जब इल्म ना हो तो फिर इस तरीके से एक्सीडेंट ओवरडोज हो जाता है। Now what are you going to do for the assessment finding? ठीक है, assessment finding में you need to go for the sign symptoms and it varies, यानी ये आपके जो लोग दवाई ले रहे हैं उसके सिम्टम्स के ये वेरी करता है। कुछ को बहुत सीवियर हो जाता है, कुछ को बहुत देर के बाद हो रहा होता है, कुछ को इमीडिएटली हो जाता है। So it varies with the types and amount of drug ingested and it is which is life threatening. ठीक है। Misunderstanding, ma'am. Who is misunderstanding? ओके, जिसमें असेसमेंट फाइंडिंग्स लैब रेटिंग। अब इसमें क्या होता है, बाज़ औक़ात देयर इज सीजर्स, बाज़ लोगों को दवाई खा के फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, किसी के कार्डियोवास्कुलर कोई कोलैप्स हो जाता है, कुछ लोग जो हैं वो क्या होते हैं, या तो वो उसको फिट्स पड़ने शुरू हो, या आप उसको देखो कि पेशेंट कोमा में चला गया है, बहुत ज़्यादा डोज ले लिया, काफ़ी देर के बाद पता लगा कि पेशेंट को समझ नहीं आती है कि अंदर स्टैंड नहीं पर क्या लिखते हो तुम लोग, मुझे समझ में नहीं आती है, तुम लोगों की अंग्रेजी किधर है, उर्दू लिख देते हो, मुझे समझ में नहीं आती, पता नहीं शॉर्ट टर्म्स में क्या क्या लिखते हो। ना इतनी अंग्रेजी पढ़ते हो तुम, लिखना आता कोई उर्दू मीडियम, इंग्लिश में मैसेज किया करो मुझे। ओके, अब आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करोगे, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में आप ड्रग टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन ऑफ सीरम एंड यूरिन, अगर पॉजिटिव है फॉर प्रेजेंस अमाउंट टाइप ऑफ ड्रग्स, ठीक है, उसमें पता लग जाएगा अगर पॉजिटिव है तो। पॉजिटिव फॉर द प्रेजेंस यानी कि कौन सी दवाई उसने ले ली है और उसकी अमाउंट और उसकी टाइप ऑफ ड्रग का पता लगा लें। देन serum alcohol level positive for the presence and amount of alcohol, कितना अंदर अल्कोहल पिया उसने और पॉजिटिव है कि नहीं। एबीजी मेजरमेंट में आप एक मिनट, मैं जरा एक बात कर लूं, फिर मत बोलना आवाज नहीं आ रही। उसने अपना इतना सामान पकड़ा हुआ बेचारी ने, ठीक हो गया। फिर उसके बाद सीरम के बाद हम देखते हैं एबीजी मेजरमेंट्स में, हम देखते हैं क्या होता है। एबीजी में मिक्स्ड रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद सैलिसिलेट इंजेक्शन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस with cyanide or carbon monoxide
पॉइजनिंग, ये उसके अंदर आपको उसकी फाइंडिंग्स मिलेंगी, ठीक है। अगर आप एबीजीज करवाते हो तो ये फाइंडिंग्स हैं जो उसमें आपको मिलेंगी। इसी तरीके से 9 गैप्स में एलिवेटेड इंजेक्शन ऑफ साइज।
इधर किधर ये है ना। अच्छा ये उनका है, ये तो मैंने पता सही नहीं सारा कुछ नहीं मैंने नहीं, ये तो वो जो बनाएगा उसका है। विटनेस दूसरे को देख रही हूँ, मैंने तो बनाया भी नहीं विटनेस वाला। मैंने गलत फिल कर दिया था। तो समझ मैंने गलत किया, आपने किसी एक ने कुछ किया। विटनेस वाले इससे में मैंने विटनेस वो है ना जो लोग वहाँ पे होंगे जो लोग जानते हो किसी भी मुझे friends नहीं को पता। चल बेटा, चल ठीक है, एक तो है 9 गैप्स में हम देखेंगे कि elevated in ingestion of salicylate methanol, कार्बन मोनोऑक्साइड और एथेनॉल, ये सारी चीजें उसके अंदर हम जो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम आमिर किधर सुनता है। फिर है आपके पास सीटी स्कैन। ठीक है, क्रिटिकल कंडीशंस की फाइल है वो गुलाबी फाइल में चला दो। ठीक है, सीटी स्कैन में आप दूसरे पैथोलॉजिकल कंडीशंस देख सकते हैं। सीटी स्कैन में हर एंगल से आपका वो स्कैन हो जाता है, जिससे आपने उससे पता लग जाएगा कि क्या कुछ हालत है अंदर की। देन चेस्ट एंड एब्डोमिनल एक्सरे में आपको विजुअलाइज करेंगे रेडियो पेक टैबलेट से। ठीक है, चेस्ट एक्सरे और एब्डोमिनल से वो डाई मिल जाती है और उस डाई से जो है वो सारी टैबलेट्स पता लग जाता है। आप लोग को उसमें वो काउंट भी कर सकते हैं कि कितने टैबलेट्स अंदर पड़े हैं। और फिर या फिर सच एज आयरन है हाँ। कहाँ से लाई? उधर से आपके टेबल के पास गुलाबी यही है, पीछे से करके दिखा। हाँ यही है, ठीक हो गया, थैंक यू। अब जाइए और कौन है? अब तो रोनाल्ड नीलम नहीं आई आज। अच्छा चलो ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ईसीजी आ जाती है। ईसीजी में आप नॉर्मल और रिवील कार्डियक एरिथमियास देखोगे, ठीक हो गया, या फिर एक टॉपिक्स जो आ रहे हैं वो आप उसमें वो देखोगे। देन पेशेंट केयर मैनेजमेंट में आपका जो गोल है वो गोल है कि आपने पेशेंट को स्टेबलाइज करना है और आइडेंटिफाई करना है कौन से इसने ड्रग्स ले लिए हैं, कितनी एब्जॉर्प्शन हो गई है, ठीक है, उसकी एक्सक्रीशन एंड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलिक जो भी है वो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। स्ट्रेटजीज में हम देखेंगे सबसे पहली चीज के मेंटेन करना है पेशेंट की एयरवे को, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी सपोर्ट एज इंडिकेटेड। ठीक है, अगर वो उसका जो हार्ट है वो अगर ठीक से अगर वो पेशेंट ठीक से ब्रीथ नहीं कर रहा है तो फिर जाहिर है उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट मिलेगी। अगर उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आपको उसके साइनोस्ट वगैरह आप उसको नजर आ रहे हैं, तो देन यू नीड टू प्रोवाइड ऑक्सीजन। पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखो ताकि आप जल्दी से उसका पल्स ऑक्सीमीटर से आपको पता लग जाएगा उसको ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं। पेटेंट एयरवे से मतलब है कि यू नीड टू कीप दी एयरवे, अपनी चेन उसकी टिल्ट करो ताकि उसकी ब्रीदिंग अच्छी हो जाए। और अगर किसी वजह से पेशेंट अपनी ब्रीदिंग होल्ड कर दे और ठीक से ब्रीथ ना कर सके और तो आपने उसको
उसका एयरवे को ओपन रखने के लिए यू नीड उसको एयरवे काम हो सके, उसको सांस आ सके। एडमिनिस्ट्रेट एक्टिवेटेड कारकोल इंड्यूस वॉमिटिंग, अगर वो आपके पास अगर कारकोल है तो आप उसको इंड्यूस वॉमिट करवा सकते हो। एंड इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस, ठीक है, वॉमिट उस सूरत में आप कराओ जब अगर पेशेंट कॉन्शियस है, राइट। एंड देन या फिर आप उसको गैस्ट्रिक लवाज करो एज इंडिकेटेड टू रिवर्स दिए हो, ताकि आप वो के सारा वॉमिट जो वो सिक्रीशन उसके अंदर से सारा स्टमक उसका एम्प्टी कर सको, ठीक है। और नो मोर देन 2 डोजेज ऑफ वो जो सिरप आपने देने हैं 2 डोज से ज्यादा आप उसको ना दो। अभी सब कुछ करने के बाद आपको जो कुछ करना है, जो नेक्स्ट स्टेप आपने उठाना है वो डॉक्यूमेंटेशन है। गिव फ्लूइड और परफॉर्म गैस्ट्रिक लवाज अंटिल द रिटर्न इज क्लियर, ठीक है। आप लोगों को आई होप कि आपको गैस्ट्रिक लवाज आता होगा, हाउ टू डू द गैस्ट्रिक लवाज। उस वक्त तक करो जब तक उसका स्टमक क्लियर नहीं हो जाता। Do not give IPAC syrup and activate carcool together because the carcool inactivate the IPAC, ठीक है। सो दोनों चीजें आपने इकट्ठी नहीं देनी है, आपने उसको एक या तो आप कार्कोल का वो दो या फिर आप उसको ये सिरप दो, ठीक है। दोनों इकट्ठे नहीं देना क्योंकि फिर वो जो है ना कार्कोल वो सारा सिरप को भी एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो नहीं, वो फायदा कोई नहीं है। Then provide continuous cardiac monitoring because many drugs causes cardiac arrhythmia. इसकी आपको ECG करते रहना चाहिए क्योंकि बहुत वजह बनती है दवाइयाँ, ऐसी दवाइयाँ खा लें जो कि आपकी कार्डियक एरिथमिया कॉज करते हैं। Evaluate patients के level of consciousness using the ग्लासको कॉमा स्केल, ठीक है। आपने पेशेंट की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को आपने एवेल्युएट करना है। प्रोवाइड सुसाइड प्रिकॉशन एंड साइकाट्रिक इवैल्यूएशन एज नेसेसरी, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको उसके लिए सुसाइड जो पेशेंट जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उनकी साइकेट्रिक एवेल्युएशन बहुत जरूरी है। Consider hemodialysis or peritoneal dialysis if toxic substances level requires immediate elimination, ठीक हो क्या। इसलिए आपने सिद्धरा बेटी आप आए हो, यहाँ सादिया नजर आ रही है मुझे, सिद्धरा नजर आ रही है, ओके। सहर अरूज नहीं आई, सहर अरूज फिर नहीं आई। ओके, अब आपने एक तो आ गया हेमोडायलिसिस आ गया, एक पेरिटोनियल डायलिसिस आ गया। अगर जरूरत पड़ती है उस वक्त जब सब्सटेंस लेवल रिक्वायर्स इमीडिएट एलिमिनेशन, ठीक है। अगर बहुत वो क्या कहते हैं फौरी तौर पे उसका अगर सारी एलिमिनेशन करनी है ताकि वो उसको बचाया जा सके, तो बाज़ औक़ात क्या चूँकि उसने खून में भी ये जा सकते हैं, ठीक है, टॉक्सिक्स जो है, तो हीमोडायलिसिस भी करवाए जाते हैं और फिर पेरिटोनियल डायलिसिस भी करवाए जाते हैं, राइट। देन एडमिनिस्टर एंटी कन्वल्सेंट्स, ठीक है। हमने फिट्स भी देखा था पहले पीछे कि ये सीजर्स भी पड़ सकते हैं। सो अगर कन्वल्सेंट्स हैं तो आपने उसको एंटी कन्वल्सेंट्स ड्रग एडमिनिस्टर करवाना है एज इंडिकेटेड टू मिनिमाइज और प्रिवेंट सीजर एक्टिविटी, ताकि उसको फिट्स ना पड़े।
Next is to restrain or necessary, place the patient in a sideline position to prevent aspiration. अब ऐसा है कि आपने जब पेशेंट का ये सारा कुछ किया है तो हो सकता है वो दोबारा से वॉमिट करे, तो हमेशा पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन में डालो ताकि पेशेंट अगर वॉमिट करे भी तो वो क्या करे, साइड से उसका वो एस्पिरेट ना कर ले. Then tailor psychosocial interventions to the patient's need. ठीक है. So tailor psychosocial intervention to the patient measures to prevent accidental poisoning. एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के बारे में आपने किस तरीके से बचाव करना है वो आपने बताना है, पेशेंट को रेफर करना है, काउंसिल करना है टू प्रिवेंट इंटेंशनल रेफर टू द पेशेंट टू काउंसलिंग. जो कोई भी वहाँ पे होते हैं ना, काउंसलर्स होते हैं जो पेशेंट के साथ थोड़ी सी कम्युनिकेशन रखते हैं, काउंसिल करते हैं, उनके पास भेजो ताकि उनको बताएं कि इंटेंशनल ओवरडोज कैसे नहीं लेना चाहिए. Then provide accurate drug dose information to ensure that the patient is taking necessary medication correctly. ठीक है. आपने पेशेंट को एक दफा खुद से बताओ कि आप मुझे बताओ कि आपने ये दवाई कैसे लेनी है, ताकि उसको आपको भी पता लग जाए कि उसको ठीक से समझ में आ गई है कि दवाई किस तरीके से लेनी है और कौन सी दवाई किस टाइम पे लेनी है. ठीक है. दिन में 1 दफा लेनी है, 2 दफा लेनी है, 1 दफा लेनी, तो पेशेंट खुद से वर्बलाइज करे ताकि उसको भी पता हो और आपको भी पता हो. Okay. Refer the patient and the family members to community resource for support. फैमिली को और पेशेंट को आप रेफर करें कम्युनिटी रिसोर्स में ताकि वो उसको बता सके कि कैसे उसके क्या कहते हैं फैमिली रिसोर्स सपोर्ट के लिए उसको भेजो ताकि उसको What is the difference? हीमो बेटा, हीमो रोनल्ड, हीमो से ब्लड है, पेरिटोनियल से आपकी पेरिटोनियल है, ब्लड साफ करोगे, पेट साफ करोगे. यूज योर ब्रेन यार. ठीक है. डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? हीमो इज योर ब्लड. Be sure the patient and the family members knows the telephone number of the nearest poison center or crisis hotline. ठीक है. अपने मोबाइल में ये नंबर, जैसे लोग अपना ये रेस्क्यू वालों के नंबर हो गए, फायर वालों के, ठीक है, फायर ब्रिगेड वालों के नंबर होते हैं, ये इमरजेंसी नंबर्स जो हॉस्पिटल के इमरजेंसी नंबर्स होते हैं जो कि अपने फ़ोन में होते हैं. तो इसी तरीके से आप ये नियरेस्ट जो पॉइजन सेंटर है उसका नंबर अपने पास नोट करके रखो ताकि अगर कभी खुदा ना खास्ता हम पता लगे कि फैमिली में से किसी ने पॉइजन ले लिया तो फौरन आप उनको सबसे पहले आप उनको कॉल करो और फिर आप जल्दी से जाके पेशेंट को क्या कहते हैं किसी तरीके से उसकी पोजीशन जो है साइड लाइन पे कर दो ताकि अगर वो किसी वक्त वॉमिट करे तो कम अज कम इनहेल तो ना करे. ठीक है. तो ये भी इमरजेंसी जैसे रेस्क्यू 11 होते हैं, 1122 होते हैं, रेस्क्यू 911 होता है, तो जो भी है वो आप जल्दी से उनको कॉल कर सकते हैं. ठीक हो गया. सो थैंक यू ऑल. ये था आज आपके पास टॉपिक उसका ड्रग पॉइजनिंग का, और ये लास्ट टॉपिक था जो आपके जो एक्स्ट्रा क्लास जो एक्स्ट्रा लेक्चर्स थे ये वो हैं. ठीक है. जो आप लोगों के कोर्स आउटलाइन में तो नहीं थे लेकिन मैंने फिर भी इसको आपको पढ़ा दिया ताकि कभी कोई ऐसी बात जो कि आउट ऑफ कोर्स आ जाती है आपके पास हो. राइट. प्लस आपके पास ये बुक मौजूद है. इस बुक में से आप अपना कार्डियक का जो चैप्टर है उसको निकाल के अच्छे तरीके से पढ़ो, उसको रिवाइज करो ताकि हम उसको एक दफा
उसको भी टैली कर सकें, क्योंकि पहले आपने कार्डियक सारा पढ़ लिया, उसके अंदर आपके पास ईसीजी है, ईसीजी को अच्छे तरीके से निकाल के पढ़ो, क्योंकि चूंकि आप कार्डियक आईसीयू कर रहे हो, तो जब इम्तिहान होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा आपसे आईसीयू के बारे में पूछ रहे होंगे। ये दूसरा जो है वो आपको पता हो गया, आपके नॉलेज में आ गया। तो मेरा ये आज आपका ये टॉपिक्स जो थे, जी मैम अभी मैं देखती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं कर देती हूँ, वरना ठहरो जो रजिस्ट्रेशन लेटर, यह है मेल, ठीक है। इसके अंदर वो प्रेजेंटेशन जो है इसी में से मैंने बनाई है, तो ये वो टाइप शुदा है जो मैं बैठ के टाइप करती रही हूँ सारा वो, राइट। तो वो मैंने आप लोगों को ये भेज दिया, बचाए इसके कि आप वो पूरा पलंदरा उठाओ, आपके पास ये छोटा सा जो था डिसऑर्डर मल्टीपल सिस्टम का, वो सारा मैंने आपको सेंड कर दिया। अगर मिल जाए तो प्लीज मुझे टेक्स्ट कर देना कि हमें मिल गए, ठीक है। सो बाय फॉर नाउ, मैंने आप लोगों की अटेंडेंस लगा दी है। नीलम एंड सहर आर नॉट प्रेजेंट, बाकी सारे मौजूद हैं। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर, बाय बाय।